when restrained in direction, restraint checks directली डायरेक्शन ओनली, एग्जांपल गाइडेड एंड्स, ठीक है। अगर हमने रिस्ट्रेन डायरेक्शन में भी किया हुआ है और पोजीशन पे भी कर रखा है, दोनों जगह पे रिस्ट्रेन कर रखा है, तो मतलब एकदम गाइडेड एंड है, बिल्कुल फिक्स्ड एंड है, ना उसके अंदर कोई रोटेशन हो रही है, ना उसमें कोई पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। व्हेन बोथ द पोजीशन एंड डायरेक्शन आर रिस्ट्रेन देयर इज नीदर चेंज इन पोजीशन नॉर इन रोटेशन, ये बताया हुआ है। तो दोनों एंड्स हमारे क्या हो रखे हैं, फिक्स कर रखे हैं इस तरह से कि ना पोजीशन चेंज हो रहा है ना रोटेशन चेंज हो रही है, तो वो हमारा कैसा हो गया, फिक्स एंड हो गया, ठीक है। तो अब इस केसेस में राजे हमें इफेक्टिव लेंथ का देखना है कि इन केसेस में, डिफरेंट केसेस, जैसे कि एक एंड फिक्स है, एक एंड पे रोटेशन हो रही है, या फिर दोनों एंड फिक्स है लेकिन उसमें क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है, या फिर दोनों एंड्स पोजीशन में भी रोटेशन में भी दोनों में फिक्स है। तो हमारे पास क्या है, आईएएस कोड ने क्या दिया, आईएएस कोड 800/2007 ने हमें गाइडलाइन दी हुई है। ये वाला टेबल जो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैं आपको कोड से समझाती हूँ, ठीक है। पहले यहाँ से भी देखो, फिर मैं आपको कोड से भी समझाती हूँ। जैसे इस टेबल में इन्होंने क्या आपको एक्सप्लेन कर रखा है, टाइप ऑफ एंड, टाइप ऑफ एंड कैसे दे रखे हैं, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्ट्रेन्ड इन वन डायरेक्शन एट एंड रीस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एट बोथ एंड। और इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, आप पूरी एल ना लेकर आप सर्टेन फैक्टर से उसको क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, तो हमारी क्या बन जाती है, इफेक्टिव लेंथ। मतलब अगर न्यूमेरिकल में अगर आपको लेंथ लेकर चलनी है कॉलम की, तो आप उसको एज इट इज लेंथ नहीं लोगे, आप उसको एक सर्टेन फैक्टर, जैसे इस केस में 0.65 है, आप उस फैक्टर के से क्या कर दोगे, उस लेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारी क्या हो जाती है, इफेक्टिव लेंथ हो जाती है। अभी मैं कोट्स में भी बताऊंगी, कोट्स में कहाँ है ये, पहले यहाँ से देखते हैं। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एट बोथ एंड्स। देखो यहाँ पे क्या है, पोजीशन पे भी क्या कर रखा है, एकदम हेल्ड कर रखा है, ठीक है। लेकिन क्या है, रिस्ट्रेन इन डायरेक्शन एट बोथ एंड्स, दोनों डायरेक्शंस को भी क्या कर रखा है, रिस्ट्रेन कर रखा है, तो वहां पे फैक्टर क्या लेना है, 0.65। नेक्स्ट और क्या कह रहा है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स एंड रीस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एट वन एंड। यहाँ पे डायरेक्शन में भी होल्ड है, यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट, और पोजीशन पे भी। और जब इस पे लोड लग रहा है इस तरह से, यहाँ पे आपका यहाँ पे पिन दिखा रखे, तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी डेविएट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लेना, 0.8 है। जब भी न्यूमेरिकल करोगे ना, आपको ये लाइंस लिखी हुई मिलेंगी कि वन एंड पे क्या कर रखा है, रिस्ट्रेन कर रखा है, यहाँ पे दोनों एंड में रिस्ट्रेन कर रखा है। यहाँ पे जैसे इस केस में इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड, मतलब दोनों एंड्स क्या है, अच्छे से हेल्ड किए हुए, लेकिन एक डायरेक्शन ही सिर्फ क्या कर रखी है, एक एंड की डायरेक्शन ही रिस्ट्रेंड है, लेकिन दूसरे पे क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। देन थर्ड की अगर मैं बात करूं, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन। मतलब अगेन यहाँ पर भी क्या है, इस केस में क्या है कि दोनों डायरेक्शन, दोनों पिन है यहाँ पे, तो दोनों केसेस में डायरेक्शन हमारी रिस्ट्रेंड नहीं है लेकिन पोजीशन हेल्ड है, तो उस केस में हमारा के क्या होगा, 1 है। मतलब दोनों एंड पे क्या है, पिन्स है, पिन जॉइंट्स है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे कोड्स में हमें ये फैक्टर्स एग्जैक्टली गिवन है। बस आपको जब न्यूमेरिकल करोगे आपको कंडीशन देखनी है कि कंडीशन कौन सी है एंड की। बेटा समझ आया मैंने क्या बोला, फनिश, समीना, यस मैम, विकास, क्लियर है। यस मैम। हम स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में हमने कुछ और पढ़ा था मैम, इसकी के की वैल्यू कुछ अलग थी उस टाइम। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था, हम सेम टेबल था। नो मैम, सेम नहीं था मैम, अलग फैक्टर था। ये अभी हम जो कंसीडर करके चल रहे हैं कंप्लीशन मेंबर्स ओनली फॉर स्टील। स्ट्रक्चर मेंबर में आपने सिर्फ स्टील के लिए पढ़ा था, कॉलम के लिए था मैम वो उसमें। अब वो कॉलम्स क्या हो सकते हैं आपके ओवरऑल, मतलब नॉट नेसेसरी कि स्टील के हो ना, उसमें कॉलम आपका कौन सा हो सकता है कि आपका आरसीसी कॉलम्स हो सकते हैं, वो ओवरऑल कंसीडर करके चल रहे थे आप। यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ स्टील की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोड्स की गाइडलाइंस के हिसाब से आई विल शो दिस टेबल इन कोड्स, ठीक है। देन क्या है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्ट्रेन्ड इन वन डायरेक्शन। मतलब एक डायरेक्शन, इसमें क्या पोजीशन जो है एक ही डायरेक्शन पे, एंड रीस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एट वन एंड, मतलब पोजीशन ये फिक्स्ड है, ठीक है, और यहीं पे ही रीस्ट्रेन्ड है। और अदर एंड पे क्या है, and at the other end effectively restrained in direction but not held in position। डायरेक्शन में तो restrained है, क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन में restrained है लेकिन पोजीशन में नहीं है। मतलब जब भी उस पर लोडिंग इफेक्ट होगा
मतलब उसका डायरेक्शन में क्या है, रिस्ट्रेंड है, लेकिन उसकी पोजीशन वेरी कर जाएगी। मतलब जो पहले क्या था, पोजीशन वही की वही रह रही थी, लेकिन डायरेक्शन बीच में यहाँ पे डिफ्लेक्शन अकर हो रही थी। लेकिन इस केस में क्या है, क्या बोल रहा है कि जब लोडिंग इफेक्ट आएगा तो जो हमें इफेक्टिव लेंथ लेनी है वो किस तरह से वेरी हो रही है कि एक एंड जो है पोजीशन फिक्स्ड है, डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, दूसरे एंड में क्या है, डायरेक्शन वही की वही है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन ही चेंज हो रही है। ठीक है, एक ये इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, उस केस में हमें क्या लेना रहेगा, 1.20 के लेकर चलना है। ठीक है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एट वन एंड। ठीक है, एंड एट द अदर एंड पार्शियली, क्या कह रहा है, पार्शियली रीस्ट्रेन्ड है डायरेक्शन में एंड नॉट हेल्ड इन पोजीशन। मतलब डायरेक्शन भी थोड़ी क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है पार्शियली, एंड जो पोजीशन है वो तो हेड है ही नहीं, तो उस केस में 1.5 एल लेकर चलना है। नाउ लेट मी शो यू दिस इन कोड्स की, कोड्स में ये टेबल कहाँ है, और थोड़ा सा इसमें अलग ढंग से दिया हुआ है। जैसे इसमें थ्योरेटिकली आपको लिख कर दिया है, उसमें उसने क्लियर कट डिफाइन कर रखा है। अब आपको एमसीक्यू में किस तरह से आ सकते हैं, अगर मैंने एक केस दे दिया, उस केस में मैंने आपको बोल दिया कि इफेक्टिव लेंथ बताओ, आई कैन गिव एनी ऑफ द केस। तो मतलब मैंने अगर किसी केस में दे दिया कि एक एंड से क्या है, रिस्ट्रेंड है, एक एंड पे फिक्स है, तो आप इफेक्टिव लेंथ बता सकते हो। फैक्टर आपको देखना रहेगा। यस मैम। यस मैम। कंप्रेशन मेंबर्स की बात करें तो रजी कंप्रेशन मेंबर्स का हमारा है ये रहा टेबल, सारा बताऊंगी इसमें। ये रहा हमारा डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, सेक्शन 7 में है। ठीक है, इमीडिएटली जो हमने टेंशन मेंबर किया था उसके बाद ही क्या है, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, ये आपके अभी कंसिडरेशंस अभी देखेंगे ये सारी। अभी मेन में आपको ये टेबल दिखाती हूँ कि ये टेबल कहाँ है। और ये आपका सेक्शन 7 है, पेज नंबर 34 पे है। ठीक है, ये रहा हमारा इफेक्टिव लेंथ का टेबल, क्लॉज 7.2.2 अभी देखेंगे। ठीक है, क्या है, इफेक्टिव लेंथ का ही है वो क्लॉज। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पूरा टेबल बना के दिया हुआ है, जो बुक में लिखा हुआ है वो थ्योरेटिकली पूरा एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशंस दे रखी है, इसने क्या बोला है, देखो, एट वन एंड, एक एंड पे ट्रांसलेशन और रोटेशन, दूसरे एंड की भी ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दे रखी है। ट्रांसलेशन किसको बोलेंगे, पोजीशन को डेविएट होने को, रोटेशन जो उसकी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अब स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे क्या दे रखी है, इफेक्टिव लेंथ दे रखी है। अब इसने जैसे यहाँ पे कह रखा है एक एंड पे, मतलब ये वाला एंड क्या बोल रहा है, रिस्ट्रेंड, पोजीशन भी रिस्ट्रेंड है, रोटेशन भी रिस्ट्रेंड है। और आप यहाँ पे देखो बाकी ट्रांसलेशन, पोजीशन भी मूव हो रही है, रोटेशन भी हो रही है, तो उस केस में क्या लेना है हम लोगों को, इफेक्टिव लेंथ 2 ट्वाइस ऑफ एल। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब सिमिलरली एक एंड दे दिया, ट्रांसलेशन है, ठीक है, रोटेशन है, यहाँ पे इस केस में इस एंड पे क्या क्या है, ठीक है, इस एंड पे क्या है, एक एंड पे क्या है, पोजीशन फ्री नहीं है, फ्री है, रीस्ट्रेन्ड है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, रीस्ट्रेन्ड है, लेकिन पोजीशन नहीं है, क्योंकि ये नीचे रोलर्स हैं, ये इधर को मूव हो सकता है। सिमिलरली दूसरे एंड पे भी क्या है, हमारे रोलर्स है। ठीक है, उस केस पे क्या है, ट्रांसलेशन है, पोजीशन ट्रांसलेट हो सकती है, लेकिन जो एंड्स है वो क्या है, वो रीस्ट्रेन्ड है, बीच में एंड्स क्या है, रीस्ट्रेन्ड है। ठीक है, मतलब रोटेशन क्या है, रीस्ट्रेन्ड है, पोजीशन फ्री है, एक एंड पे दूसरे एंड पे, उस केस में भी हमें क्या लेना है, ट्वाइस ऑफ एल लेकर चलना है। ठीक है, देन अब अगर यहाँ पे बात करें, रीस्ट्रेन्ड क्या है, ये पोजीशन क्या है, रीस्ट्रेन्ड है, पिन हो गए, पोजीशन क्या है, रीस्ट्रेन्ड है, लेकिन रोटेशन है। सिमिलरली दूसरे एंड पे भी क्या है, पोजीशन रीस्ट्रेन्ड है, लेकिन रोटेशन है, तो उस केस में क्या लेकर चलना है, 1L, के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब
तो ये टेबल क्लियर है, कोड में कहाँ है, जो भी मैंने वहीं पे बताया वही चीज है, ठीक है। देन अगर बात करें इसकी यहाँ पे क्या है, दूसरा एंड में यहाँ पे ये क्या है, ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों रिस्ट्रेंड है, लेकिन दूसरे एंड पे ये एंड तो क्या है, ये तो रिस्ट्रेंड है, लेकिन जो इसकी मतलब पोजीशन है वो रिस्ट्रेंड नहीं है, ठीक है। तो उस केस में 1.2L लेकर चलना है, क्लियर है, ठीक है। एंड सिमिलरली इस केस की अगर बात करें, यहाँ पे ये भी रिस्ट्रेंड है, ये मतलब डायरेक्शन भी रिस्ट्रेंड है, लेकिन इस केस में क्या है, वैसे रिस्ट्रेंड है लेकिन डायरेक्शन रिस्ट्रेंड नहीं है, उस केस में 0.8L लेकर चलना है, ठीक है। अब ये केस एवरीथिंग, ये दोनों एंड्स क्या है, फिक्स्ड है, दोनों एंड्स क्या है, फिक्स्ड है, तो 0.65L लेकर चलना है इफेक्टिव लेंथ के लिए। क्लियर है बेटा, टेबल क्लियर है, बिकॉज पता है क्या होगा, इसको ध्यान से करना, इसको रिवाइज भी करना, अभी एमसीक्यूज वाला ही होना है आपका, तो ये आपसे ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं, आपको सीधा कह दिया जाएगा इफेक्टिव लेंथ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। I'll call you after lecture। तो बच्चा इसमें क्या होगा कि आपको ये देख कर रहे मतलब आपको कंडीशन दे दी जाएंगी कि फ्री है, रिस्ट्रेंड है, फ्री है, रिस्ट्रेंड है, तो आपको देखना रहेगा कि आपको कांस्टेंट क्या लेकर चलना है, ठीक है। आइदर अगर आपके पास कोड होगा तो आप कोड फॉलो अप कर सकते हो, नहीं तो ये चीज दिमाग में भी रख सकते हो। सबसे कॉमनली आपको माइंड में क्या रखने की जरूरत है, जब दोनों एंड फिक्स्ड हो तो 0.65L लेकर चलना है, क्लियर है। और कौन सा दिमाग में रखने की जरूरत है कि अगर आपके दोनों एंड पेन हो, उस केस में आपको सीधा 1L लेकर चलना है, क्लियर है। या फिर एक एंड बिल्कुल ही क्या हो, फ्री हो, तो आपको ट्वाइस ऑफ L लेकर चलना है, ठीक है। ये टेबल ध्यान में रहेगा, कौन सी उस पे है, क्लॉज क्या था 7.1.2.2, आपको एक क्लॉज भी दिखा देते हैं। देखो अभी जब हम करेंगे ना, ये आगे डिजाइन करेंगे, तो आई टेल यू कि यहाँ पे ये वाला टेबल का क्या यूटिलाइजेशन है, हम ये ए बी सी डी ये जो फैक्टर्स हैं इनका क्या यूटिलाइजेशन है, अल्फा कहाँ पे है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला में यूज होगा ये बेसिकली, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्लियर कट दे रखा है आपको, अगर इफेक्टिव लेंथ, अगर आपको पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, तो आप बता सकते हो कि द इफेक्टिव लेंथ KL इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्चुअल लेंथ L, आप एक्चुअल लेंथ L से कैलकुलेट करते हो ऑफ द मेंबर कंसीडरिंग द रोटेशन एंड रिलेटिव ट्रांसलेशन, मतलब आप उस मेंबर की रोटेशन और उसकी ट्रांसलेशन मतलब पोजीशन की क्या मूवमेंट है, आप उन बाउंड्री कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी लेनी है, आप वो मतलब डिजाइन कंसीडरेशंस में आप वो उसको क्या बोल देते हो, इफेक्टिव लेंथ बोल देते हो, ठीक है। द एक्चुअल लेंथ शैल बी टेकन एज द लेंथ फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ इट्स इंटरसेक्शन, आप यहाँ तो क्या कर सकते हो, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले सकते हो, लेकिन with the supporting members in the plane of the buckling deformation, लेकिन क्या कंसीडरेशन में क्या रहेगा, उसके सपोर्टिंग मेंबर्स क्या है, जो कि बकलिंग डिफॉर्मेशन हो रही है उस टाइम पे सपोर्टिंग मेंबर्स क्या है, तो आप उसके हिसाब से अपना फैक्टर पिक कर रहे हो, ठीक है। हमने डिफरेंट कंडीशंस देखी ना, कौन कौन सी थी, उसके भी हाफ पे हम लोगों ने क्या लिया है, उसका इफेक्टिव लेंथ लिया है। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ मेंबर विद द फ्री एंड, द फ्री स्टैंडिंग लेंथ एंड from the center of the intersection members at the supported end, कौन कौन से, मतलब बेसिकली आप सारी एंड कंडीशंस देख रहे हो, आप उसको दिमाग में रखते हो क्या ले रहे हो, अपनी एक्चुअल लेंथ जो हमें कंसीडर करनी है, दैट वुड बी योर इफेक्टिव लेंथ, क्लियर है। अगर इफेक्टिव लेंथ अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप ये पूरा आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एज इट इज आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो 7.2.1 वाला क्लॉज। इसमें कोई डाउट? No, ma'am. बाकी ये जो हमने अभी टेबल डिस्कस किया है, ये वाला थोड़ा आपका फ्रेम्ड उसके लिए, हम लोगों ने जो टेबल डिस्कस किया वो इन फैक्टर्स के ऊपर था, ठीक है। फ्रेम्ड का हम लोगों को नहीं करना है, हमें नॉर्मल एक्सियल मेंबर्स के लिए ही कंसीडर करना है। तो ये तो हो गया इफेक्टिव लेंथ क्या थी, ठीक है। आई होप इफेक्टिव लेंथ में किसी को दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आती है
पहली मैंने आपको बताई बकलिंग, दूसरी हमने करी इफेक्टिव लेंथ, थर्ड बेटा क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। ये बेसिकली क्या होती है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी कह सकते हो आप। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेक्शन, प्रॉपर्टी बेसिकली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेक्शन, इट इज डोनेटेड बाय आर, हम आर से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, एंड इज ऑलवेज वर्कड आउट विद रेफरेंस टू द सर्टेन एक्सिस ऑफ द एक्सप्रेशन। हम बेसिकली मेंबर के सेक्शन और उसकी सर्टेन एक्सिस के अलोंग हम लोग क्या करते हैं, मतलब आई एक्स के अलोंग या फिर वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग क्या करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं। आर क्या होता है बेसिकली, कि हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है अंडर द रूट आई बाय ए। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, ठीक है, और एरिया ऑफ द सेक्शन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, अब अगर आपकी बॉडी अगर सिमेट्रिक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई पिक आई सेक्शन, ठीक है, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ले रहे हो, एक्स एक्सिस के अलोंग लोगे, आई एक्स एक्स, ठीक है, या फिर आई बाय बाय, ठीक है। और ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है ना बेटा, ये हम लोगों को जो स्टील टेबल है ना, हमारे स्टील टेबल, उसके अंदर गिवन है हर एक्सिस के अलोंग। बस आपको अगर मान लो, अगर मैंने आपको एमसीक्यूज दिए, ठीक है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया और एरिया दे दिया सेक्शन का, मैंने ये नहीं बताया सेक्शन क्या है, लेकिन मैंने आपको बोल दिया कैलकुलेट द रेडियस ऑफ गायरेशन, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप वहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो कि आपका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये अगर आपके एमसीक्यूज टाइप में, लेकिन अगर मैं आपको न्यूमेरिकल की बात करूं, हमारे स्टील टेबल में, अभी मैंने फोटो नहीं क्लिक करी हुई, नहीं तो मैं आपको दिखाती, स्टील टेबल में डायरेक्ट हम लोग को क्या गिवन होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेटेड हर एक्सिस के अबाउट गिवन होगा। कल जब मैं लेक्चर लगाऊंगी तो आई विल शो यू कि ये प्रॉपर्टीज किस तरह से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा, एरिया भी होगा, ठीक है, ये सब उसमें गिवन होगा हम लोगों को। क्लियर है? बस फॉर्मूला इसका याद रखना, रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ आई बाय ए। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेक्शन। स्टील टेबल में कोई भी मेंबर जो भी हम पिक करेंगे डिजाइन के लिए, हमें ये दोनों वैल्यूज वहां पे गिवन होंगी, और तो और ये दोनों तो आई और ये तो होगा ही होगा, साथ में आर भी, आर आपका चाहे आई एक्स एक्सिस के अलोंग, चाहे वाई एक्सिस के अलोंग, चाहे यू वी, अगर मतलब आपका क्या है सिमेट्रिकल नहीं है तो आपका यू वी एक्सिस के अलोंग भी गिवन होगा, ठीक है। तो मतलब आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब आपको ये रेडियस ऑफ गायरेशन उसमें गिवन होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज सिलेंडरनेस रेशियो, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द इफेक्टिव लेंथ, जो हमने अभी इफेक्टिव लेंथ पढ़ा के एल, और किसकी रेशियो आर मिनिमम, ठीक है, के एल इफेक्टिव लेंथ हो गया एंड रेशियो ऑफ मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। फॉर एग्जांपल अगर एक रेडियस ऑफ गायरेशन एक्स एक्स है, आर वाई वाई, जो वैल्यू मिनिमम होगी ना इन दोनों में से, आर एक्स एक्स और आर वाई वाई में से, हमें वो पिक करनी है। क्लियर है? आर मिनिमम लिखा है ना, तो इट मींस अगर एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस के अलोंग जो भी हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है, हमें मिनिमम वैल्यू पिक करनी है, और दोनों की जो रेशियो होगी इफेक्टिव लेंथ और रेडियस ऑफ गायरेशन की, वो हमें क्या देगी, सिलेंडरनेस रेशियो। बेटा क्लियर है क्या बोला मैंने? यस मैम। हाँ जी, पानिश, अनीश, धर्मेंद्र, बाकी बच्चे, सार्थक, यस मैम। कोई डाउट? तो मैम और सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर। जो भी हम कंप्रेशन मेंबर पिक कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन डिसाइड करने के लिए हमारे लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर हमारा सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, हाई होता है, इफ सिलेंडरनेस रेशियो इज टू हाई, ठीक है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर इज स्मॉल। अगर सिलेंडरनेस रेशियो ज्यादा है तो क्रॉस सेक्शन क्या होगा, स्मॉल होता है, स्मॉल पिक होगा, ठीक है। और क्या है, द मेंबर विल लुक वेरी फीबल, मतलब वेरी मतलब फीबल रहेगा हमारा जो मेंबर होगा, ठीक है, मतलब स्मॉल क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। अगर बस ये चीज ध्यान रखना, मतलब अगर फीबल का मतलब पता है सबको, पहले ये बताओ। देखो कहने का मतलब फीबल स्मॉल सेक्शन है, फीबल मतलब जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर सिलेंडरनेस रेशियो हम ज्यादा पिक कर रहे हैं तो वो सेक्शन कैसा होगा,
स्मॉल होगा तो उसकी जो मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ क्या होगी, काफी फीबल होगी, मतलब प्रॉपर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी, ठीक है। और क्या है, इट विल शो विजिबल डिफ्लेक्शन, उस केसेस में क्या होगा, विजिबल डिफ्लेक्शंस, बकलिंग होने के चांसेस होंगे। तो इसलिए टू अवॉइड स्लिम, थिन एंड लॉन्ग लुकिंग मेंबर, द स्लेंडरनेस रेशियो शुड बी केप्ट इन स्पेसिफाइड लिमिट। हमारा जो मेंबर है वो प्रॉपर डिसाइड हो कि वो प्रॉपर स्ट्रेंथ में है, तो हम उसके लिए क्या करके लेकर चलते हैं कि हमारे पास कुछ सर्टेन लिमिट्स होती हैं स्लेंडरनेस रेशियो की। अब ये लिमिट्स आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, कि कितनी लिमिट्स होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इट कैन बी आस्क्ड, मैं अभी आपको ये टेबल के थ्रू भी बताती हूँ कि कितनी लिमिट होती है स्लेंडरनेस रेशियो की, ये आपको ध्यान रखनी है। क्या कह रहा है कि अगर, मतलब ये हमें गाइडलाइंस दी हुई है, कहता है अगर कैरिंग लोड्स एंड सुपर इम्पोज लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड, अगर डेड जो कैरिंग लोड या फिर सुपर इम्पोज लोड्स हमारे डेड लोड मतलब किसकी वजह से, डेड लोड्स की वजह से, तो उस केसेस में हमारा क्या होगा, स्लेंडरनेस रेशियो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 180, सॉरी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 180। देन कैरिंग लोड्स रीसेटिंग फ्रॉम विंड, अगर विंड है, सिस्मिक फोर्सेस है, ठीक है, only provided the deformation of such members does not adversely affect the stresses in any part of the structure, तो उस केसेस में हमें 250 लेकर चलना है। और क्या है, कैसा टाइप ऑफ मेंबर, नॉर्मली एक्टिंग एज अ टाई, मतलब टेंशन मेंबर कह लो, इन अ रूफ ट्रस, बट सब्जेक्ट टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्शन ऑफ विंड, मतलब बेसिकली एक्टिंग एज अ टाई मेंबर, लेकिन जो स्ट्रेस रिवर्सल अकर हो रहा है उसकी वजह से, कौन सा एक्शन, विंड और सिस्मिक की वजह से, तो उस केसेस में हमें क्या लेकर चलना है, 350 लेकर चलना है। तो ये एक सर्टेन लिमिट है, ये पूछी जा सकती है आप लोगों से कि कितनी लिमिट हो हमारी KL/R, मतलब ये रेडियस ऑफ गायरेशन की। नाउ लेट मी शो यू दिस इन कोड्स। देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन कहाँ पे समझाया हुआ है, बेसिकली हम पहले यहाँ पे देखते हैं कंप्रेशन मेंबर्स इन्होंने कैसे किया हुआ है, क्या बोला हुआ है, कॉमन हॉट रोल्ड एंड बिल्ट अप स्टील मेंबर्स यूज्ड फॉर कैरिंग एक्सियल कंप्रेशन। हमें कौन से मेंबर्स, ऐसे हॉट रोल्ड मेंबर्स या फिर स्टील मेंबर्स जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कैसा लोड लग रहा है, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, ठीक है, यूजुअली फेल बाय फ्लेक्सुरल बकलिंग, किसकी वजह से फेल होंगे, बकलिंग की वजह से, ये क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी हमने अभी स्टडी किया सारा कोड में है। द बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ दीज मेंबर इज अफेक्टेड बाय रेजिडुअल स्ट्रेसेस, इनिशियल बो एंड एक्सीडेंट इसेंट्रिक ऑफ लोड, किस वजह से फेल होंगे, जो इसके ऊपर रेजिडुअल स्ट्रेसेस होंगे, इसेंट्रिक लोड, मतलब अगर एक सर्टेन ई एक्सियल डिस्टेंस पे ना लगकर लोडिंग हमारी सर्टेन डिस्टेंस ई पे हो रही है, इसेंट्रिसिटी की वजह से बकलिंग हो सकती है, फेल कर सकता है हमारा मेंबर, ठीक है। अब अगर हम बात करें, और हाँ यहाँ पे बकलिंग की भी ना सर्टेन क्लासेस, जो मैं आपको ABC बता रही थी कि ग्राफ में वैल्यूज हैं, ठीक है, ये ABC क्या होती है, टाइप ऑफ बकलिंग्स होती हैं, वो इसमें हमें कैरेक्टराइज करी हुई है टाइप ऑफ बकलिंग, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि जब भी हमें डिजाइन करना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, हमें अपना मेंबर डिजाइन करना है, तो एक लोड हो गया P जो हमारा बेसिकली, और एक क्या होगा, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डिजाइन जिस चीज के लिए हमें डिजाइन करना है वो हमेशा क्या होना चाहिए, लोड बड़ा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू जो एक्चुअल लोड लग रहे हैं। अब हम जिसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि हमारा स्ट्रेस किसके बराबर होता है, स्ट्रेस इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया, ठीक है। ये ही जो हमारा क्या हो गया, ये FCD क्या हो गया हमारे पास, स्ट्रेस हो गया, एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्शन हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चल जाएगा, हमें लोड पता चल जाएगा, PD निकल जाएगा। मेन काम किसका है, ये FCD निकालना, कि FCD कैसे निकलेगा, सेक्शनल एरिया तो हम लोग निकाल लेंगे, AE तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो यही बेसिक कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि ये हमें AE और FCD कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे रखा है। FCD हमारे पास क्या है, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेस जो भी हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना है वो। AE क्या हो गया, इफेक्टिव सेक्शनल एरिया, ठीक है। सेक्शनल एरिया हम लोग देखेंगे किस हिसाब से हमें लेके चलना है, AE, ठीक है। और मोर ओवर सेक्शनल एरिया, इफेक्टिव लेंथ वगैरह, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। FCD के पास, FCD के लिए हमें ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे रखा है, दिस फॉर्मूला, ठीक है, Fy बाय गामा m नॉट प्लस 5 प्लस 5 स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर बाय 0.5, हमें ये FCD के लिए फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है।
और ये एक फैक्टर अल्फा पे डिपेंड करेगा, मैं बताऊंगी अल्फा कैसे पिक करना है। लैम्डा हमें यहाँ पे गिवन है, लैम्डा इसमें क्या दे रखा है, सिलेंडरनेस रेशियो दे रखी है, इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो, दैट इज द रेशियो ऑफ अंडर द रूट एफ वाई बाय एफ सी सी, नॉन डायमेंशनल बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमें अगर ये निकालना हो कैसे निकलेगा, एफ वाई बाय एफ सी सी, दिस वैल्यू जो ये बी वैल्यू है ये हमारे एज पर आई एस 800 2007 के अकॉर्डिंगली है। आपको आप लोग जब देखोगे कि आपके बुक्स में जो कोर्स है उसमें आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला थोड़ा अलग सा दे रखा है, दैट इज एज पर 1984, ठीक है। मैं वो भी बताऊंगी अभी नेक्स्ट, उसी को एक्सप्लेन करूंगी। एफ सी सी यहाँ पे कैसे कैलकुलेट हो रहा है, दैट इज यूलर बकरिंग स्ट्रेस, इसको हम क्या बोलते हैं पाई स्क्वायर बाय ई के एल बाय आर। ये के एल बाय आर यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये क्या है, इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो। एक चीज में कंफ्यूज मत होता ना, ये वाला जो लैम्डा है दैट वाज नॉन डायमेंशनल इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है। नॉन डायमेंशनल वैल्यू के स्ट्रेसेस को कंपेयर किया एफ वाई बाय एफ सी सी का, लेकिन जो के एल बाय आर है ये यहाँ पे दे रखा है, दैट इज इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो और रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ के एल टू द एप्रोप्रिएट रेडियस ऑफ गायरेशन आर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दे रखा है। और अल्फा क्या है, हमें जो इम्परफेक्शन फैक्टर होता है यहाँ पे टेबल है, टेबल में बता रखा है कि मैं भी टेबल के थ्रू बताऊंगी आपको कि ए बी सी वैल्यूज हम लोग पिक करते हैं, ठीक है। देन ये कांस्टेंट यहाँ पे जब इन्होंने आई नो जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, बट लेकिन पहले समझना देखना भी तो है कि कहाँ पे क्या है। ये क्या है, ये आपको एक स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर दे रखा है। इन्होंने क्या किया कि एफ वाई और गामा नॉट को एज इट इज रहने दिया, तो जो ये वाली वैल्यू 1/5 + 5 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर रेज टू द पावर 0.5, इसको स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर बोल रखा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर पूछ लिया जाए स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर कौन सा है, अगर आपको 3-4 ऑप्शन दिए हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए सिलेंडरनेस रेशियो को, इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला कौन सा, यू शुड बी अवेयर ऑफ के एल बाय आर से कैलकुलेट करने को दिया जा सकता है, ठीक है। और लेमडा एम नॉट यहाँ पे क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ, आपको पता ही है, हम अभी तक करते ही आ रहे हैं एम नॉट कितना लेकर चलना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया। तो अब मेरे पास अगर एफ सी डी का फॉर्मूला है और एरिया है, सेक्शनल एरिया निकाल ले, तो मेरे को ये पता चल जाएगा डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी है। बोलिए, एफ सी डी का फॉर्मूला ये रहा ऊपर वाला, ठीक है। और सेक्शनल एरिया हम निकाल लेते हैं अगर हमारे पास डायमेंशन गिवन हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ये निकाल सकते हैं कंप्रेसिव डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी है। Yes, ma'am. ठीक है, और Yes, ये ma'am. सारे, हाँ जी, ये सारे फैक्टर्स अब किस पे डिपेंड करेंगे, हमें ये इम्परफेक्शन फैक्टर पता होना चाहिए कैसे चूज करना है। ये कल मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, अभी लेक्चर एंड होने वाला, 3 मिनट पड़े हैं। यही जो मैंने आपको कोड्स में दिखाया